सो क्लास हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देख लेंगे आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा। जी हाँ, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको लगता होगा कि शुरू में 1-2 मिनट म्यूज़िक बजेगा, फालतू बातें की जाएंगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग पढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, और यही आप लोग अपनी लाइफ में कीजिए। सो व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ स्टिग्मा। सो स्टिग्मा मीन्स होता है ब्लॉट, ब्लेम, ओके, धब्बा। ये होता है मीनिंग ऑफ स्टिग्मा। यहाँ उसका एंटोनिम पूछा गया है, मीन्स ऑपोजिट पूछा गया है, दैट इज डिस्टिंक्शन। क्योंकि हम देख पा रहे हैं ब्लॉट स्टिग्मा का सिनोनिम है। स्टेन, अगेन स्टेनिंग मीन्स भी धब्बा होता है, दैट सिनोनिम। स्मेली, दैट नॉट गुड स्मेल। एंड डिस्टिंक्शन मीन्स होता है आपका पॉपुलैरिटी, ओके, जो हिंदी में कहते हैं ना यश, सम्मान, कीर्ति, दैट इज डिस्टिंक्शन। सो स्टिग्मा's एंटोनिम इज डिस्टिंक्शन। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एवरी वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, यूजफुल। नहीं पता कि क्या पता सेम एज इट इज आ जाए, इसलिए अच्छे से पढ़ें। द एम्प्टी वेसल्स डैश मच, एम्प्टी वेसल्स व्हाट मच, साउंड्स मच। ये कहावत है, प्रोवर्ब्स है क्या, कि खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करते हैं, है ना, गरजने वाले बादल बरसते नहीं, दैट लाइक दैट, ओके। सो साउंड्स मच, ये एक मुहावरा है, इसको याद कर लें। द एम्प्टी वेसल्स, वेसल्स हैं, बर्तन हैं, साउंड्स मच, आवाज़ ज़्यादा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, I must pass them for a nobler life where I may find agonies the strife of human hearts. इंपॉर्टेंट है, देखिए, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोइट्स क्रिएशन डू यू फाइंड इन दिस लाइन्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमको पोइट्स की मिल रही है कि पोइट्स ने किस वे में लिखा है। क्या रोमांटिक है, मेलनकली मीन्स सैड है, सेंशुअस है, ह्यूमैनिटेरियन है। अब इसमें देख पाएंगे कि नोबलर लाइफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमंस के लिए, तो यहाँ आपका ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज़ में हमको मिल रही है। ये किस राइटर की इस तरह से तो है, लेकिन आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि ये किस तरह का इसमें स्टाइल, राइटिंग स्टाइल पोइट का, राइटर का पूछा गया है। देखिए, स्ट्राइफ मीन्स होता है आपका कन्फ्लिक्ट्स, ओके, जॉन स्काल्सवर्दी का, जो कि एक प्ले भी है। एगोनीज मीन्स होता है पीड़ा, दुख, दर्द। अब ये जो है ना, किससे लिया गया है, ये हमारा लिया गया है जॉन कीट्स की पोयम है, जो ये जो लाइन है जॉन कीट्स का वर्क है, स्लीप एंड पोइट्री। स्लीप एंड पोइट्री का वर्क है, जिसमें उनकी पोइट्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की बात चल रही है, ह्यूमैनिटेरियन की वो बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम। कमेंसमेंट मीन्स स्टार्टिंग, दैट ट्रू कमेंसमेंट कब से माना जाता है उनके पोइटिक करियर का, दैट इज 1797-98। ये वो साल है जब लिरिकल बैलाड पब्लिश हुआ है इस क्लास, और लिरिकल बैलाड वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने मिलकर पब्लिश कराया था, जहाँ से इनके पोइटिक करियर की असली स्टार्टिंग मानी जाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ लाइफ, बॉर्न है इनका 1770, डेथ है इनका 1850, पोइट लॉरिएट बने थे ये 1843 में। नेक्स्ट वन इज वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years अमंग वेयर। अब ये जीवन के 50 साल इन्होंने कहाँ गुजारे, दैट इज कम्बरलैंड डेल्समैन। ये कम्बरलैंड डेल्समैन क्या है, लेक डिस्ट्रिक्ट का एक प्लेस है। जैसे जैसे आप अपने शहर में रहते होंगे तो पर्टिकुलर आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका एड्रेस होगा ना, कुछ ऐसा, ओके। अब लेक डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इनका जन्म हुआ है, इनका बॉर्न प्लेस है कोकरमाउथ, कम्बरलैंड। हमने सुना है ना वर्ड्सवर्थ का बर्थ प्लेस, कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड। तो ये वही है जहाँ इन्होंने अपने लाइफ के 50 years गुजारे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सा जो वर्क है जो वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया है। सो माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, एंड द लास्ट वन इज द मे क्वीन। तो ये सारे ही है, देख लीजिए। इसमें से जो द मे क्वीन है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। कभी भी अगर हम माना कि मैं आपको बता देती ऑप्शन नंबर 4, बट ये है तो फिर और किसका है ये भी जानना जरूरी है। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको नॉलेज ज़्यादा इन्हांस होगी, क्लैरिटी के साथ आप आंसर कर पाएंगे, और ये आगे भी अलग से भी हेल्प करता है हमको। तो माइकल जो पोएम है इनकी 1800 में पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलाड में। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस अगेन एक लिरिकल पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और ये आपकी लिरिकल बैलाड्स के 1807 पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी, पोएम इन 2 वॉल्यूम, ठीक है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस माइकल लिरिकल बैलाड में आई थी। इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग,
अगेन ये पोएम इन 2 वॉल्यूम में ही पब्लिश हुई थी। एंड द फोर्थ वन इज़ द मे क्वीन, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का वर्क है। तो इसीलिए वर्क लिस्ट, वर्क से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, अगर हम कहते हैं ना वर्क्स आना चाहिए, वर्क लिस्ट पता होनी चाहिए, तो 4 अलग लिख, मतलब 4 में से 3 उन्होंने उन्हीं के लिख दिए, एक अलग लिख दिया और इस तरह से पूछ लिया, ठीक है। या फिर 3 अलग लिख देंगे, एक उनका लिख देंगे और ये पूछेंगे कौन सा इनका है, कुछ इस तरह से अपोजिट वे में। और ये सभी के लिए आ सकता है, केवल वर्ड्सवर्थ से या नहीं आएगा, और भी लोगों से सेम क्वेश्चंस बन सकते हैं। वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रुथ। उन्होंने ये बात सीखी, किससे सीखी? 157 क्वेश्चन नंबर। इसका आंसर है आपका रॉबर्ट बर्न। ये बात चल रही है, मतलब इन्होंने जो स्कॉटिश पोइट हैं ये रॉबर्ट बर्न, और जैसे कि वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रुथ, एक सिंपली वे में जो सेंटिमेंट्स इन्होंने, अगर एक बार में बात करें तो उन्होंने सेंटिमेंट्स किस तरह से पोएम में लाए जाएं वो इन्होंने सीखा है। कि जो वर्स है, वर्स यानी कि जो पोएम्स की लाइंस हैं वो प्रिंसली अच्छे से थ्रोन की जा सकती हैं सच्चाई पर, सेंटिमेंट्स पर। ये इन्होंने रॉबर्ट बर्न से सीखा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। बायोग्राफी से बहुत ही डीप क्वेश्चन आ गया था ये। विच वन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेवरेंस, विच वन कैन बी, कौन सा वर्ड इनमें से बन सकता है इन लेटर्स का यूज़ करके? दैट इज़ नेवर। नेवर इसलिए बन रहा है कि बाकी हर एक की स्पेलिंग में ए है और इस स्पेलिंग में ए कहीं नहीं है, तो ये है रीजनिंग का क्वेश्चन टाइप हो गया। स्ट्रेंज आपका एंजल्स। विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स, देखो कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है? एंजल्स नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? एल नहीं है इसमें, क्योंकि बाकी सब बन रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रैनविल बार्कर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्दीज फॉलोइंग प्लेज एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। अब देखो ग्रैनविल बार्कर ये है कौन? अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश थिएटर डायरेक्टर। ये एक पर्सन है, थिएटर डायरेक्टर है, इनका थिएटर है, इनके थिएटर में स्टेज पे परफॉर्म्स जो प्ले होते हैं तो यही इनको बुलाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इन्होंने गाल्सवर्दी के प्लेस को भी अपने उस थिएटर में इंट्रोड्यूस किया, परफॉर्म्स कराया। तो इनमें से कौन सा है वो जो नहीं कराया, बस ये पूछ रहे हैं। वो जो कि ये द सिल्वर बॉक्स, ठीक है। तो ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिपेंडेंटली। इम्पॉर्टेंट है। जस्टिस जो हमारे गाल्सवर्दी हैं उनके प्लेस किन के माध्यम से आते थे स्टेजेस पे? तो ग्रैनविल बार्कर हैं। जस्टिस वही लेकर आए, स्ट्राइफ को वही लाए, लॉयल्टीज़ को वही लाए, पर सिल्वर बॉक्स अपना जो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिपेंडेंटली हुआ था। अब जैसे कि हमारे सामने ये चारों इम्पॉर्टेंट वर्क हैं गाल्सवर्दी के, देख लेते हैं इनका पब्लिशिंग ईयर। जस्टिस इज़ 1910, ठीक है। सिल्वर बॉक्स 1906, स्ट्राइफ इज़ 1909 एंड लॉयल्टी इज़ 1922। गाल्सवर्दी जिनको कि 1932 में मिला है नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, इनकी डेथ से जस्ट 1 साल पहले, और 1933 में इनकी डेथ हो गई थी। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वन इज इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स वर्ड्स वर रिजेम्बल्स। रिजेम्बल्स मीन्स किसके समान पता चलता है, दिखते हैं, लगते हैं, वो है आपके जॉर्ज क्रैप, ओके। जो कि देखो इनकी जो क्वेस्ट रही ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स, तो ये जॉर्ज क्रैप के बारे में, जब इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने कोशिश करी लाइफ का ट्रू सिग्निफिकेंस बताने के लिए, ठीक है, अपनी पोइट्री में, तो ये थोड़े थोड़े जॉर्ज क्रैप की तरह ही लिखते हैं। अब जॉर्ज क्रैप ऐसे इन्होंने लाइफ की बहुत रियलिटी, हार्श रियलिटी बताई, कुछ उसी तरह का वर्ड्सवर्थ ने भी बताया होगा। नेक्स्ट वन इज टिक द करेक्ट वन। राम आस्क्ड श्याम हाउ आर यू, राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वॉज, कुछ। तो अब ये पूछ रहे थे कि नरेशंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना है, तो किस तरह से बना है? सो राम आस्क्ड श्याम हाउ ही वॉज, ये क्वेश्चन वाला बना होगा इसका डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट में आस्क्ड लग गया, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया है, सीधे सब्जेक्ट हमारा आ गया है जो कि श्याम है, हाउ ही वॉज, इस तरह से इसका बन गया। तो करेक्ट वन इज सेकंड। बाकी देखिए क्यों नहीं होंगे, टू लगा है, हाउ आर यू लिखा है, तो इस तरह से ये नहीं होंगे। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें से सबसे पहले किसका जन्म हुआ?
कितनी ही सिंपल बात है। आप देखिए चारों ही आपके सिलेबस में हैं, सबकी हमको अगर डेट ऑफ बर्थ अच्छे से पता है तो हम आराम से सबके बता सकते हैं और बहुत आसानी से। देखिए शेक्सपियर का जो बर्थ है 1564, मिल्टन है आपके 1608, ठीक है। यहाँ 15, 16, 17, 18 ऐसे बन जाएगी लाइन आपकी। जॉन गाल्सवर्दी हैं 1867, वर्ड्सवर्थ हैं 1770। ओके, तो सबसे पहले आ जाएंगे आपके विलियम शेक्सपियर, देन जॉन मिल्टन, उसके बाद आ जाएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ और लास्ट में आपके आ जाएंगे गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी, ठीक है। कुछ ऐसे WJ विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी एंड वर्ड्सवर्थ। तो सबसे पहले किसका जन्म हुआ है? विलियम शेक्सपियर का। अच्छा, जिन्होंने वैसे भी नहीं जान रहे हैं, अगर सरफेस लेवल पे भी जान रहे हैं तो भी आप बता पाएंगे। हाँ, शेक्सपियर ज़्यादा पुराने हैं इन सब में, लेकिन अगर इनमें सबसे लास्ट में किसका जन्म हुआ है तो वह है आपके गाल्सवर्दी, जिनका हुआ है जन्म 1867 में। वर्ड्सवर्थ का सबको मालूम है 1770। तो आप कनेक्ट करके याद करके चलेंगे तो आपको आसानी से सारे आंसर लगा पाएंगे। अच्छा, सेम क्वेश्चन इनका डेथ का भी आ सकता है, तो डेथ ईयर भी बता देती हूँ। शेक्सपियर की डेथ है 1616, जॉन मिल्टन की 1674, विलियम वर्ड्सवर्थ की 1850, गाल्सवर्दी 1933। ओके, इम्पॉर्टेंट है, ऑल द पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल? कंपैरेटिव डिग्रीज 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये मिड वाली है आपकी, कंपैरेटिव होता है जिसमें, उसके बाद होता है आपका सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव में हमको मोर वर्ड लगा के अपना कंटेंट, किसी में हम लोग ER वर्ड भी लगाते हैं जैसे इसमें लगा है, लेकिन ये गलत है, और किसी में मोर लगाते हैं। तो मोर ब्यूटीफुल इज द करेक्ट आंसर। ईजी रहा लेकिन आपको समझना जरूरी है, और इस तरह के ईजी क्वेश्चंस आते हैं, हमारे मार्क्स को इम्प्रूव करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, हमारे कंप्लीट टोटल नंबर को बढ़ाते हैं, जिसमें हमें गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा होता है टफ वाला तो लगा के सही आ जाते हैं, आसान में गलती कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। एजीट्रॉप थिएटर अ वेल नोन फॉर इन 20th सेंचुरी इज़। अब ये एजीट्रॉप क्या है? एजीट्रॉप वर्ड उस तरह से है जिसमें कि आंदोलन होते हैं, प्रचार करते हैं, तो ये 20th सेंचुरी में बहुत जाने जाते थे। मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा यूजिंग द थिएटर फॉर्म। जो मार्क्सिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, इनको अपना प्रचार करना है, आंदोलन चलाना है, तो ये थिएटर फॉर्म का यूज़ करते थे, दैट इज़ एजीट्रॉप थिएटर। नेक्स्ट वन इज़ स्टेट द एम्फेटिक ऑफ आई एम हैप्पी। अब एम्फेटिक मीन्स होता है किसी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के बोलना, जोर दे के बोलना, सशक्त तरीके से बोलना। तो आई एम हैप्पी का सिंपल आई एम वेरी हैप्पी बनेगा। हमको एकदम से अगर सोचें कि ये कैसा क्वेश्चन कर लिया तो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो वेरी हैप्पी करके नहीं, सिंपली एम्फेटिक तरीके से बोलना है, आई एम वेरी हैप्पी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से भी बोला जाता है, ये भी समझ लीजिए कि अच्छा एम्फेटिक भी कुछ वे है सेंटेंस को क्रिएट करने का। यस, द हीरोइक कपलेट जनरली इज इन। कपलेट मीन्स होता है 2 लाइन्स की पोएम। अब हीरोइक कपलेट है जो यूज़ होता है आयम्बिक पेंटामीटर में, और जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पॉप ने इसको ज़्यादा से यूज़ किया है। हीरोइक डीड्स डिस्क्राइब की जाते हैं इसमें, तो ये आपका हीरोइक कपलेट जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड ग्रामर का पार्ट है जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में सही से कॉन्कॉर्ड करें, सामंजस्य बैठाएं, वो बात होती है। अब देयर डैश 3 गर्ल्स इन द कार, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आर हो जाएगा, क्योंकि वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, या 3 गर्ल्स हैं, इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ आता है, और आर प्लूरल के साथ आता है। अब ये आसान से दे दिया, पर ये देयर के आधार, अगर देयर को बच्चे सब्जेक्ट मान लें और उस हिसाब से लगाने की कोशिश करें तो ये उनके लिए गलत हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमें सब्जेक्ट्स को ये मानकर ही अपने करेक्ट फॉर्म को चुनना रहता है। हैव भी प्लूरल में आता है, पर ये सेंसली नहीं बैठ रहा है इसमें। सो देयर आर 3 गर्ल्स इन द कार, ये टेंस कौन सा है आपका? सिंपल प्रेजेंट है इस टेंस में। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, अगेन इंपॉर्टेंट है ये, देखिए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड इसीलिए सीखते हैं, इसी तरह के पॉइंट्स के लिए। अ पेयर ऑफ सीजर, देखिए अ पेयर ऑफ सीजर लिखा है, ये हमेशा हमेशा सिंगुलर में ही आता है। अ पेयर ऑफ सीजर इज़ नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क, मतलब अब ये अ पेयर ऑफ सीजर में ये नहीं सोचा आपकी 2 कैंचियाँ हैं, एक ही कैंची है, पर एक कैंची के जो 2 हिस्से होते हैं ना, जो क्रॉस में बने होते हैं, दैट इज़ पेयर। ओके, तो ये अ पेयर ऑफ सीजर मतलब 1 सीजर है ये, और जिसको हम सिंगुलर कहेंगे। अगर केवल सीजर वर्ड आपको मिलता है, देखिए अगर सीजर्स का भी हम जैसे बोलचाल में तो सीजर्स ही तो बोलते हैं ना, ऐसे तो नहीं बोलते लाओ भाई आप पेयर ऑफ सीजर देना,
तो सीजर्स भी है ना, तो सीजर्स अगर है तो वो प्लूरल में, अगर केवल प्लूरल सीजर लिखा है तो वो आपका प्लूरल में जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए। और अगर आ पेयर ऑफ सीजर लिखा है वो सिंगुलर में जाएगा। और यही है सब्जेक्ट जो कि वर्ब के साथ अच्छे से कॉन्कॉर्ड कर रही हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इज़। अ पेयर ऑफ सीजर के साथ आएगा आपका इज़। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर। अब ये आपकी एक तरह से एक मुहावरा है, इडियम्स प्रोवर्ब्स है। मेक हे डैश द सनशाइन वाइल द सनशाइन, ठीक है, जब सूरज चमके तो हे मीन्स जो चारा होता है उसको बना लो, एक कुछ इस तरह से। यानी इसका मीनिंग क्या है, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ फेवरल सिचुएशन। फेवरल सिचुएशन का एडवांटेज ले लेना अपने फेवर में, जब मतलब मौका मिले तो उसको ग्रैब कर लेना। फाइंड द अप्रोप्रिएट वर्ड डैश द शावर वॉज ओवर द सन शोन आउट अगेन आफ्टर। अब सिंपल सी बात है, जब शावर ओवर हो जाएगा, शावर होने के बाद सूरज दोबारा से दिखा, कुछ ऐसा, तो शावर यानी बारिश, आफ्टर द शावर वॉज ओवर। गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट। अब ये जो कंट्री हाउस है इनका नॉवेल है, ये भी समझ लो, ये प्ले नहीं है, ठीक है। पब्लिश कब हुआ था, 1907 में। ये किसके बारे में बात करते हैं, इनका ये जो प्ले है द कंट्री हाउस, वो बात करता है आपका, देखिए, अपर क्लास के बारे में। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, अपर क्लास, द कंट्री हाउस। ओके, कंट्री यानी कि देश, देश ऊपर की तरफ आता है, हम लोग मिडिल क्लास हैं, तो ऐसा समझ लो अपर क्लास। ओके, नेक्स्ट वन इज गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज द फोर्साइट सागा। रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन रिपीट होते ना तो मैं उन्हें डिलीट नहीं करती, मैं उन्हें सीरियल से रिदम में पढ़ा देती हूँ। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों को ये पता चलता है कि ये ज़्यादा रिपीट हो रहा है, ये राइटर, ये वर्क, तो उसको वो अच्छे से पढ़ ले। द फोर्साइट सागा जो कि इनका मास्टरपीस माना जाता है, सीरीज़ है 3 नॉवेल्स का, ये एक बुक नहीं है, इसके अंदर 3 नॉवेल्स मिलेंगी और 2 इंटरल्यूड हैं, इस तरह से। ओके, पब्लिश कब हुआ था जी, 1922 में। अब 3 नॉवेल्स इसके कौन कौन से हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इन चैंसरी एंड टू लेट। 2 इंटरल्यूड हैं, नंबर 1 इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट एंड अवेकनिंग, ये 2 इंटरल्यूड हैं। डिटेल से देखिए द फोरसाइट सागा जो गाल्सवर्दी का मास्टरपीस है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इससे, रिपीट हो रहा है कई बार ये। नेक्स्ट वन इज़ द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इज़ 154। देखिए ऑप्शन नंबर 4 154। शेक्सपियर ने कुल कितने सोनेट्स लिखे हैं, टोटल 154 लिखे हैं, जिसमें से इन्होंने 2 लोगों को डेडिकेट किए थे, मिस्टर WH, जिनको इन्होंने 126 सोनेट डेडिकेट किए थे। बचे आपके 28 जो कि इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, शेक्सपियर इंटरव्यूज़ में बहुत पूछे जाते हैं। शेक्सपियर के कितने सोनेट थे, व्हाट इज़ सोनेट, सोनेट क्या है, 14 लाइन्स पोएम। शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे, 154। किसको डेडिकेट किए, मिस्टर WH को, डार्क लेडी को। डार्क लेडी को कितने डेडिकेट किए, 28। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको ये ऐसे फिंगर टिप्स पे आना चाहिए, ना कि आप इसमें याद करो मैंने कहाँ पढ़ा था, लिखा था, लाइक नो, एज इट इज़ यहीं के यहीं याद कर लो। The language used by Shakespeare in his dramas for the most part is blank verse. इन्होंने शेक्सपियर ने अपने मोस्ट ड्रामास में ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। और लगभग ऐसे जब मैंने पढ़ा तो लिटरेचर में लिखा था कि लगभग जितना भी लिटरेचर लिखा गया है, जिनके भी द्वारा 70 to 80% कंटेंट ब्लैंक वर्स में ही लिखा गया है, जिसमें कोई राइमिंग नहीं होती, कोई तुकबंदी नहीं होती। तो शेक्सपियर भी ब्लैंक वर्स का यूज़ करते थे। स्टूडेंट्स लाइक करें ज़रूर से, मैं सच बताऊं मैं तो भूल भी जाती हूँ कि ये बोलूँ बार बार, लाइक करो। आप लोग लाइक कर दिया करें, ताकि आगे कंटेंट जाता है। यूट्यूब पे जो रिदम चलता है, यूट्यूब भी अब सब मशीनीकरण हो चुका है, ये सॉफ्टवेयर है, वो भी उसी को आगे बढ़ाएगा जो लाइक्स रहते हैं ज़्यादा से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास खुश रहें, पॉजिटिव रहें, जय हिंद।